हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट टेक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष आपको सोशल फार्मेसी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे सोशल फार्मेसी का चैप्टर 2। ठीक है, ये चैप्टर 2 है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और हमारे फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है इस चीज में। इसमें हम लोग कई चीजें पढ़ेंगे। डेमोग्राफी क्या होती है, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड एंड मदर हेल्थ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें वैक्सीन्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कि जैसे हमको नशे से किस तरह बचना होता है, किस तरह मतलब सब चीज़ों का ओवरऑल हमको ध्यान रखना है। साइको सोशल फार्मेसी, ये सारी चीज़ें हम मिसलेनियस टॉपिक्स इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा सोशल फार्मेसी का चैप्टर 2। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 का हमारा स्टूडेंट्स पहला टॉपिक है डेमोग्राफी। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक या पीरियोडिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, द टर्म डेमोग्राफी इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन एंड इज कंपोज्ड ऑफ द टू वर्ड्स डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपल, एंड ग्राफिन यानी कि डिस्क्राइब करना, इम्प्लाइंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। सो बेसिकली हम डेमोग्राफी जो हमारा है ना, टाइम टू टाइम पीरियोडिक यानी कि टाइम टू टाइम स्टडी होती है पॉपुलेशन ग्रोथ की। ठीक है, टाइम टू टाइम पॉपुलेशन बढ़ती है, तो टाइम टू टाइम हम लोग एक सिस्टमैटिक गैप में, सिस्टमैटिक इंटरवल में हम चेक करते हैं कि पॉपुलेशन कैसे ग्रो करी। मतलब बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन कितनी ग्रो करी, बच्चों की कितनी ग्रो करी, मिडिल एज लोगों की कितनी ग्रो करी, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा डेमोग्राफी वर्ड है वो ग्रीक ओरिजिन का है, यानी ग्रीक भाषा से निकला हुआ है, और दो शब्दों का ये कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड का है डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपल यानी लोग, और दूसरा वर्ड है ग्राफीन, जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना, यानी लोगों को डिस्क्राइब करना। ठीक है, सो यही हमारा डेमोग्राफी का मीनिंग है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। इन द डेमोग्राफिक स्टडीज वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, ग्रोथ यानी कि बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन रेट। ठीक है, composition and structure as well as the geographical distribution of the human population। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग कई सारी चीजें पढ़ेंगे। डेमोग्राफी में हम लोग पॉपुलेशन साइज पढ़ते हैं, कितना पॉपुलेशन बढ़ी है, और ग्रोथ कितना है, ग्रोथ मतलब बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है। ठीक है, माइग्रेशन रेट क्या है, माइग्रेशन यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का चले जाना। अब अगर हम लोग डेमोग्राफी एक पर्टिकुलर एरिया की देख रहे हैं, तो हम ये देखें ना कितने बर्थ रेट हुए, कितने लोग पैदा हुए और कितने लोग मरे। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन भी तो देखा जाएगा ना भाई। मान लो अगर 1 लाख लोग हैं एक एरिया में, 2000 लोग अगर मान लो यूपी से दिल्ली चले गए, और अगर हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं, तो 2000 लोग यूपी से माइग्रेट करके दिल्ली चले गए, तो वो 2000 लोग का भी जो है इफेक्ट आएगा ना, वो कम हो जाएंगे। तो हम लोग बर्थ रेट भी देखते हैं, डेथ रेट भी देखते हैं, और माइग्रेशन रेट भी देखते हैं। ठीक है ना, तो ये जो हमारा डेमोग्राफिक है, ये पूरा कॉम्पोजिशन का प्रॉपर मतलब स्ट्रक्चर का, कॉम्पोजिशन का, पॉपुलेशन साइज का पूरा स्टडी है। और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, ये भी हम कंपेयर करते हैं, मतलब कि अलग अलग एरियाज में क्या है। जैसे राजस्थान में हम ये डेमोग्राफी स्टडी करते हैं कि राजस्थान में बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है। यूपी की अलग स्टडी करेंगे, मध्य प्रदेश की अलग स्टडी करेंगे। प्लस जरूरी नहीं है कि छोटे बच्चे, इन्फेंट जो है हर जगह बराबर ही हों। कोई जगह छोटे बच्चे ज्यादा होंगे, कोई जगह मिडिल एज, कोई जगह बूढ़े लोग ज्यादा। तो ये वेरी करती, डिफर करती। तो हम लोग वही डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में हम डेमोग्राफी को पढ़ते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रैशनल या क्वांटिटेटिव स्टडी अबाउट द विमेन, मेन एंड डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है ना, इसमें हम जेंडर की भी स्टडी करते हैं, जेंडर में भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि कहा जाता है एक रेशो, और रेशो ऑफ मतलब मेल्स पर फीमेल्स। ठीक है ना, सो जैसे ये इस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ सेंसस जब होता है, तो ये भी देखा जाता है एक पर्टिकुलर एरिया का कि 1000 आदमी है, तो उन 1000 आदमी के बराबर 1000 आदमी के लिए कितनी, 1000 मतलब कितनी औरतें हैं। जैसे अगर कहते हैं ना रेशियो इज 1000 to 900, दैट मीन्स किसी एरिया में अगर 1000 मर्द है, तो 1000 मर्द के बराबर 1000 लेडीज होने चाहिए, लेकिन वही 900 है, यानी कि मेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो डेमोग्राफी में हम लोग जेंडर भी देखते हैं, मेन, विमेन, उसके बाद बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन रेट। फिर हम देखते हैं कि बच्चे कितने हैं, मिडिल एज कितने लोग हैं, ओल्ड एज के लोग कितने। तो बेसिकली काफी ज्यादा कंपैरेटिवली और मतलब स्टडी होती है, प्रॉपर डीप स्टडी होती है इन सारी चीजों को लेके।
देखो, डेमोग्राफी इज अ फील्ड दैट इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस टू सोशियोलॉजी. In fact, the emergence of sociology and its successful establishment as an academic discipline owed a lot to demography. ठीक है, सोशियोलॉजी बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हम लोग सोशल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं. बेसिकली जो हमारा सोशल फार्मेसी है, ये हमारे फार्मेसी के पूरे एकेडमिक करिकुलम का एक सोशियोलॉजी वाला ही हिस्सा है. ठीक है ना. तो सोशियोलॉजी वो होती है जो हम पूरे समाज की स्टडी करते हैं, सामाजिक स्टडी करते हैं. बहुत सारे इसमें हम जो है फैक्टर्स देखते हैं. सोशियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी होती है, फिर मेन विमेन की स्टडी, जेंडर की स्टडी, एज ग्रुप की स्टडी, सारा हम लोग पूरा जो है सोशियोलॉजी में सारी चीज़ें पढ़ते हैं. सोशियोलॉजी में अगर सोशियोलॉजी की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए हमें डेमोग्राफी भी का भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डेमोग्राफी ही बेस फॉर्म करता है सोशियोलॉजी का. भाई डेमोग्राफी पता होगा एक पर्टिकुलर एरिया में कितने मेन विमेन हैं, कितना उनका रेशियो है, पॉपुलेशन रेशियो कितना, एज ग्रुप्स का कितना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, माइग्रेशन कितना है, बर्थ रेट डेथ रेट कितना है, बूढ़े लोग कितने हैं, यंग लोग कितने, ये सारी चीज़ें हम लोग जब तक नहीं पता होगी हम आगे सोशियोलॉजी की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. सो डेमोग्राफी जो है ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है सोशियोलॉजी के लिए भी. There are different varieties of demography, including formal demography, which is a largely quantitative field, and social demography, which focuses on the social, economic, or political aspects of population. All demographic studies are based on processes of counting or enumeration, such as the census or the survey, which involve the systematic collection of data on the people residing within a specified territory. सो बेसिकली कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी भी ना दो तरीके की होती है. एक आपकी होती है फॉर्मल डेमोग्राफी जो पूरे लार्ज स्केल पे होती है. जैसे मान लो ऑल ओवर इंडिया की डेमोग्राफी की बात करेंगे तो वो फॉर्मल डेमोग्राफी एक लार्ज स्केल पे जो है डाटा होता है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी होते हैं. लेकिन जो हमारा जो सोशल डेमोग्राफी है वो फोकस करता है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, यानी हर एक क्षेत्र का. जैसे हम लोग इंडिया में कह सकते हैं, जैसे कंपेयर किया जाता है कई बारी कि एक पर्टिकुलर स्टेट में एजुकेशन की कमी है एज कम्पेयर टू अनदर स्टेट. ठीक है, या फिर इस स्टेट की हेल्थ केयर नीड ज़्यादा है, ज़्यादा फोकस करना एज पर टू अनदर स्टेट. सो बेसिकली क्या है ना, जो सोशल डेमोग्राफी है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और पॉलिटिकल फैक्टर्स दिखे जाते हैं उस पर्टिकुलर एक एरिया के. ठीक है. तो बेसिकली क्या है कि सारे ही डेमोग्राफिक स्टडीज जो है वो बेसिकली बेस्ड होती है काउंटिंग ऑफ जेंडर्स, काउंटिंग ऑफ एज ग्रुप्स, बर्थ रेट डेथ रेट माइग्रेशन भी काउंटिंग ही है वो बेसिकली. अच्छा, अब जो सेंसस हम लोग सुनते हैं ना, जैसे सेंसस होता है हर 10 साल में, हर 20 साल में होता है. सेंसस बेसिकली पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है. ठीक है ना. तो ये सेंसस जो होता है ना, ये जो सर्वे होता है, ये भी डेमोग्राफी का ही एक हिस्सा है. ठीक है, चलो अब आगे आते हैं. अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी क्या है. ठीक है, हमने डेमोग्राफी तो पढ़ लिया क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन डेमोग्राफी की नीड क्या है भाई, वो इंपॉर्टेंट किस लिए. अब हम ये देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी. ठीक है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेमोग्राफिक स्टडी वी विल कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ बाय एडिंग एनी मोडस. ठीक है, by the demography we will define the health status of any population or community and provide the regular health services. After demographic study we can fulfill the nutritional supplement, regular medicine and also fulfill the population needs. Demographic study also improve the education level of any nation or state by providing the usable accessory study materials and equipments. Demography is a field that is of special importance to sociology. In fact, the emergence of sociology and its successful establishment as an academic discipline owed a lot to demography. So ये हमारे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हमारे कि डेमोग्राफी बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है. तो पहला देखो, पहला तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डेमोग्राफी की स्टडी होगी तभी हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे. सर्टेन जो है मोड्स, सर्टेन हम लोग मेथड्स अपनाएंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे. पहला इंपॉर्टेंस तो ये हो गया. दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि डेमोग्राफी से ही हमें हेल्थ स्टेटस पता चलता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में. ठीक है, और उनको हम तभी हम रेगुलर हेल्थ सर्विस उनकी नीड्स के हिसाब से दे पाएंगे. सो ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंस हो गई. तीसरा है कि डेमोग्राफी स्टडी के सामने आने के बाद ही हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या मेडिसिन या और भी जो पॉपुलेशन की नीड्स है वो उन तक पहुंचा सकते हैं. जब हमें पता तो होगा ना कि इनको क्या चाहिए.
ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि डेमोग्राफी स्टडी से ही हम एजुकेशन लेवल भी बढ़ा सकते हैं, या तो पूरे नेशन का या फिर पर्टिकुलर स्टेट का, जिस स्टेट में ज्यादा नीड है। ठीक है, डेमोग्राफी से हमें आइडिया लग जाता है कि वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, पढ़ाई लिखाई कितनी है, लिटरेसी रेट क्या है। सो डेमोग्राफी के बाद ही हम एजुकेशन लेवल को पता लगा सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे इम्प्रूव करेंगे भाई? उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना और स्टडी मटेरियल्स और पर्याप्त इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करना। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट ये होता है इंपॉर्टेंस का, कि जो हम लोगों ने अभी पहले ही पढ़ा था कि डेमोग्राफी जो है वो सोशियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डेमोग्राफी पता होगी तो ही आगे सोशियोलॉजी की पढ़ाई हो सकती है, आगे सारा सोशियोलॉजी से रिलेटेड सारा काम हो सकता है। अब हम लोग आते हैं कि हमारे डेमोग्राफी को कैरी आउट करने के लिए सोर्सेज क्या है और डेमोग्राफी के इंडिकेटर्स क्या है। ठीक है ना, पहला देखो क्या है, बर्थ रेट। ठीक है, बर्थ रेट से देखो नाम से ही पता चलता है कि बर्थ रेट का मतलब है किस स्पीड से, कितने नंबर से जो है एक पर्टिकुलर एरिया में बर्थ हो रहा है। ठीक है, जन्म हो रहा है बच्चों का, लोगों का। बर्थ रेट इज द स्टैटिस्टिक और रैशनल एक्सप्रेशन अबाउट द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पर 1000 पॉपुलेशन। सो ये बर्थ रेट हमारा रेशियो होता है बेसिकली। ये ऐसे होता है कि हर 1000 लोग में, एक गिवन एरिया में, एक गिवन पॉपुलेशन में, हर 1000 लोगों में कितना जो है बर्थ रेट है, किस स्पीड से, मतलब कितने नंबर्स में बर्थ हो रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो निकाला जाता है कि 1000 लोग की जनता के लिए उनमें कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा बर्थ रेट हो गया। अब हमारा है दूसरा इंडिकेटर है डेथ रेट। ये जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, है ना, बर्थ रेट का। जैसे बर्थ रेट में हम लोग बर्थ कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, वैसे इसमें हम लोग डेथ रेट में डेथ देखते हैं, कितने लोग पर 1000 लोग में कितने लोग मरते हैं। डेथ रेट इज द स्टैटिस्टिक और रैशनल एक्सप्रेशन अबाउट द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पर 1000 पर्सन। ठीक है ना, एक गिवन एरिया में, एक गिवन पर्टिकुलर टाइम में हर 1000 लोग में कितने लोग जो है मरते हैं। ये हमारा हो गया डेथ रेट। अब पहले तो एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं हम। ठीक है, हमारा नोट क्या है, द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। When this difference is zero, then we say that the population has stabilized or has reached the replacement level. Sometimes societies can experience a negative growth rate, that is their fertility levels are below the replacement rate. अब बच्चों ये नोट का देखो क्या मतलब है। अभी हम लोगों ने बर्थ रेट पढ़ा, डेथ रेट पढ़ा। सो बेसिकली हम कैसे जानते हैं कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या स्टेबलाइज है या डिक्लाइन कर रही है? वो ऐसे कि देखो, अगर तो बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जो हमारा डिफरेंस आया वो है कि उस रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। सपोज एक एरिया में 1 लाख लोग हैं, यानी पॉपुलेशन 1 लाख है। अब वहां पे बर्थ रेट है 1000, डेथ रेट है 900। सो इससे हमें क्या पता चलेगा कि 100 लोग बढ़े लेकिन 900 लोग ही कम हुए। तो 1000 लोग बढ़े और 900 लोग कम हुए, तो 1000 माइनस 900, आंसर हमारा है 100। सो 100 जो है ना वो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। सो हमारी दैट मीन्स कि गिवन टाइम पे पॉपुलेशन अब 1,01,00,000 हो गई है। ठीक है ना, क्योंकि बर्थ रेट माइनस, अच्छा ये तो हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ का एग्जांपल। जब पॉपुलेशन स्टेबलाइज होती है वो कब होती है? जब इनका डिफरेंस जीरो होता है, यानी बर्थ रेट भी 1000 है, डेथ रेट भी 1000 है। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, आंसर इज जीरो। दैट मीन्स पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है। ठीक है, स्थिर हो गई है, यानी जितने लोग पैदा हो रहे हैं, जितने लोग बढ़ रहे हैं, उतने लोग मर भी रहे, उतने लोग कम भी हो रहे, तो पॉपुलेशन अब स्टेबलाइज है। उसी तरह पॉपुलेशन नेगेटिव कैसे होगी? जब बर्थ रेट कम हो, डेथ रेट ज्यादा हो। मतलब बर्थ रेट अगर 900 है, डेथ रेट 1000 है, तो 900 माइनस 1000, आंसर है माइनस 100। तो हमारा माइनस 100 जो है हमारी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है ना, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर पे, जो कि है माइग्रेशन रेट, जो हम लोगों ने अभी इंट्रो के समय देखा था। माइग्रेशन रेट देखो हमारा क्या होता है। Due to the migration of people, it indicates the demographical changes in the population and affect the rational presentation. It is affected by two ways. ठीक है, emigration, immigration. Emigration होता है और एक होता है immigration.
सो एमिग्रेशन क्या होता है? एमिग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीलोकेशन इन विच पीपल रिप्लेस आर रेजिडेंशियल प्लेस बाय अनदर प्लेस, ठीक है ना। इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ रिलोकेशन इन विच पीपल कम्स फ्रॉम देयर रेजिडेंशियल एरिया एंड लिव अनदर डेवलप्ड और सुटेबल एरिया, ठीक है। सो माइग्रेशन का मतलब तो होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, और ये दो तरीके का होता है। अच्छा, और ये डेमोग्राफी को चेंज भी करता है, और दो तरीके का होता है। एक तो होता है एमिग्रेशन, ठीक है। अब एमिग्रेशन में क्या होता है? सिंपली बेसिकली रीलोकेशन। इसमें क्या होता है कि लोग अपना एक घर या एक रिहाइश की जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, उसी एरिया में। इसको हम कहते हैं एमिग्रेशन। और इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन भी रिलोकेशन ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पीपल अपने एक रेजिडेंशियल एरिया से निकल के दूसरे ही जगह, दूसरे ही एरिया चले जाते हैं। बेसिकली जैसे होता है कई बार गांव कस्बे से लोग जो है आगे शहर की तरफ चले जाते हैं और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए डेवलप एरिया में। तो इसको हम कहेंगे इमिग्रेशन। एमिग्रेशन वहीं पे एक जगह से दूसरी जगह, इमिग्रेशन वहां से दूसरी ही जगह डेवलप्ड एरिया में, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा डेमोग्राफी के दूसरे और इंडिकेटर्स क्या हैं, ठीक है। तो हमारे और इंडिकेटर्स होते हैं, फोर्थ इंडिकेटर हमारा फर्टिलिटी रेट। Fertility rate refers to the number of live birth deaths per 1000 women in the childbearing age group, usually taken to be 15 to 49 years. It also refers as total number of live births that a hypothetical woman would have if she lived through the reproductive age group and had the average number of babies in each segment of this age group as determined by the age specific fertility rates for that area. इसको थोड़ा समझते हैं हम क्या होता है। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, यानी कि जीवित बच्चे, मतलब लाइव, डेड मतलब कहते हैं ना, स्टिल बर्थ नहीं, मतलब लाइव बर्थ, जो बच्चे सरवाइव कर जाते हैं। सो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन ऑफ दैट एरिया, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप, ठीक है, जिसको हम एक फीमेल का चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप, यानी कि जिस एज ग्रुप में वो मदर बन सकती है, वो हम लोग कंसिडर करते हैं 15 इयर्स की एज से 49 इयर्स की एज तक, ठीक है ना। सो ये जो है विमेन की चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप है। तो कहा ये जा रहा है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 विमेन, 1000 विमेन वो विमेन जो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप की है, यानी 15 टू 49 की एज में। उसके बाद प्लस जो है उसके बाद ये देखा जाता है कि हाँ, अच्छा, इसके बाद इसमें हम क्या देखते हैं, फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ठीक है। प्लस फर्टिलिटी रेट ये होता है कि एक बताओ 1000 विमेन में कितनी लाइव बर्थ है, और एज ग्रुप है 15 टू 49। सो बेसिकली इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर एक विमेन ऑन एन एवरेज उनके जितने बेबीज बॉर्न होंगे, एक विमेन के उस एरिया में कितने बेबीज बॉर्न होंगे, ये एक हाइपोथेटिकल फिगर होता है डेमोग्राफी फाइंड आउट करने के लिए। सो बेसिकली आप ये याद रखो, लाइव बर्थ पर 1000 विमेन, लेकिन वो 1000 विमेन चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप यानी 15 टू 49 इयर्स की एज की होंगी, ठीक है ना। तो उससे हमें ये बेसिकली एक आइडिया मिलता है, हाइपोथेटिकल फिगर मिलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप की विमेन है, वो अपने पूरे चाइल्ड बेयरिंग कार्यकाल में कितने बेबीज को बर्थ देंगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो इसका क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली होता है जो बच्चे पैदा होते ही 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमको जो है डेमोग्राफी के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर, बहुत जरूरी इंडिकेटर है। इससे हमें पता चलता है कि पर 1000 चाइल्ड बर्थ में कितने बच्चे हमारे बर्थ होते ही 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखते हैं मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट। आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, गांव वगैरह में ज्यादातर होता है कि मतलब बच्चे को बर्थ देते ही जो माएँ हैं वो मर जाती हैं। तो इसमें हमको मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट में पता चलता है नंबर ऑफ विमेन हु डाई इन चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है। यानी कि 1 लाख लाइव बर्थ हो रही है, ठीक है, उसमें कितनी मदर्स जो है वो डेथ हो जाती है जिनकी। इससे हमें पता चलता है मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट,
High rates of infant and maternal mortality rate are an unambiguous indicator of backwardness and poverty. Development is accompanied by sharp falls in these rates as medical facilities and levels of education, awareness and prosperity increases. So बेसिकली इसमें ये बताया है कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज वेल एज मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो ये जो दोनों रेट्स है ना, ये बेसिकली बताते हैं कि उस एरिया में कितना ज्यादा अवेयरनेस, कितना ज्यादा मतलब जो है गरीबी है, कितना ज्यादा जो है मतलब हेल्थ फैसिलिटीज की कमी है। अगर तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई होगा ना, तो ये नेगेटिव साइन है। ये हमें बताएगा कि उस एरिया में वो पिछड़ा एरिया है, वहाँ बैकवर्डनेस है, वहाँ पॉवर्टी है, वहाँ गरीबी है, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। और अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगा, दैट मीन्स वो बताएगा कि यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव ग्रोथ है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, एक उन्नति बढ़ रही है वहां पे, ठीक है ना। ओके, सो हमारा उसके बाद हमारा इंडिकेटर है सेक्स रेशियो, ठीक है। ये बताता है सेक्स रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ गिवन एरिया एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जो कि मैं आपको बता रहा था कि हर 1000 मर्द में कितनी फीमेल्स हैं, यानी अगर 1000 आदमी है और 1000 औरतें हैं तो दैट मीन सेक्स रेशियो बराबर है। ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कई एरियाज में जैसे राजस्थान में, हरियाणा में देखा जा रहा है कि हर 1000 आदमियों पे 900 विमेन है, यानी कि 1000 आदमी और 900 विमेन, यानी बराबरी नहीं हुई। रेशियो 1000:900 है, ठीक है ना, सेक्स रेशियो। सो सेक्स रेशियो का मतलब ये पर 1000 मेल पे उस एरिया में कितनी फीमेल्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है एज। एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ पर्सन्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटेड टू द टोटल पॉपुलेशन। नोट देख लेते हैं। The dependency ratio is measure comparing the portion of a population which is composed of dependents with portion that is in the working age group, generally defined as 15 to 64 years. The dependency ratio is equal to the population below 15 or above 64 divided by population in the age ethno group. This is usually expressed as a percentage. So basically इसमें कहा जा रहा है एज का इंडिकेटर जो मैंने आप लोगों को बताया था, डेमोग्राफी में हम लोग एज भी देखते हैं, कितने बच्चे हैं, यानी कि 0 से 15 इयर्स की एज के, कितने लोग हैं जो वर्किंग की एज के, यानी 15 इयर्स से 64 साल की एज तक को हम लोग वर्किंग का एज ग्रुप मानते हैं। सो ये देखते हैं 15 बिलो कितने हैं, फिर 15 टू 64 कितने हैं, एंड देन 64 अबव कितने, यानी कि सीनियर सिटीजन्स। अच्छा, उसके बाद ये नोट क्या रहा है, डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो जो एज ग्रुप कमा रहा है यानी 15 टू 64 वो वर्किंग एज ग्रुप है, उससे कम का जो एज ग्रुप है यानी 0 टू 15 वो बच्चे हैं। सो वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, यानी उनके ऊपर कैसे कह सकते हैं, मतलब उनके ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। अच्छा, 15 टू 64 जो है वर्किंग एज ग्रुप है। अब जो 64 अबव होते हैं यानी बूढ़े लोग, वो भी काम नहीं कर पाते, उनकी भी नीड्स होती हैं भाई, खाना पीना, दवाई, इलाज, ट्रीटमेंट, सेवा करना। सो वो लोग भी निर्भर होते हैं अपने बच्चों पे। सो 15 के बिलो अपने पेरेंट्स पे निर्भर होते हैं एंड 64 के अबव अपने बच्चों पे निर्भर होते हैं। सो बेसिकली हमारा डिपेंडेंसी रेशियो कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है कि 15 से कम के बच्चे कितने हैं, जो भी अमाउंट है वो, और 64 से अबव के कितने लोग हैं, ठीक है, वो जो अमाउंट है, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं उन अब लोग से जो 15 टू 64 की एज ग्रुप में है, ठीक है ना। इससे हमारा डिपेंडेंसी रेशियो निकल जाता है, यानी कि कितने लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। तो आते हैं आज के हमारे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे, ये है डेमोग्राफिक साइकिल। अभी हम लोगों ने पढ़ा डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी के इंडिकेटर्स और फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोग्राफी साइकिल क्या होता है, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं डेमोग्राफी साइकिल। सो पहला स्टेज हमारा जो डेमोग्राफी साइकिल के बेसिकली हम लोग के ये होते हैं 5 स्टेज होते हैं, ठीक है ना। डेमोग्राफिक साइकिल के हमारे 5 स्टेज होते हैं। सो पहला स्टेज है हमारा हाई स्टेशनरी, ठीक है, हाई स्टेशनरी और फर्स्ट स्टेज। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, नो एनी चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो हाई स्टेशनरी, इसका मतलब समझो, हाई भी और स्टेशनरी भी, स्टेशनरी यानी स्थिर और हाई भी है,
सो बेसिकली इस साइकिल में, इस स्टेज पे क्या होता है कि बर्थ रेट भी हाई होता है, डेथ रेट भी हाई होता है, और दोनों फिर भी बराबर रहता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन साइज में कोई चेंज नहीं होता। बर्थ रेट भी हाई है, जितने ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने ज्यादा लोग मर भी रहे हैं। सो पॉपुलेशन चेंज में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन अब हमारा सेकंड स्टेज है अर्ली एक्सपेंडिंग, यानी सेकंड स्टेज। ठीक है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन एंड बर्थ रेट नो चेंज, इनिशियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब ये सेकंड स्टेज में देखो हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जो बर्थ रेट है ना वो सेम रहता है, डेथ रेट जो है हमारा वो डिक्लाइन करने लग जाता है। यानी लोग पैदा तो बराबर हो रहे हैं, उतने ही हो रहे हैं, बर्थ रेट उतना ही है, उतने ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, वो सेम है, स्टिल है, लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी लोग जो मरते हैं नेचुरली, वो रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। सो बेसिकली क्या होता है, इनिशियली पॉपुलेशन ग्रोथ शुरू हो जाती है। भाई देखो, बर्थ रेट जो है वो आपका, मतलब बर्थ रेट आपका बना हुआ है, और जो डेथ रेट है आपका वो फॉल हो रहा है। सो आपकी पॉपुलेशन जो इनिशियली है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, लोग पैदा बराबर हो रहे हैं लेकिन मर कम रहे हैं, सो पॉपुलेशन इनिशियली आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। अब आते हैं थर्ड स्टेज पे, लेट एक्सपेंडिंग और थर्ड स्टेज। अब देखो क्या है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन व्हाइल डेथ रेट स्टिल डिक्रीज, सो कंटिन्यू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब देखो इस थर्ड स्टेज में क्या है। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा था, बर्थ रेट स्टिल था, डेथ रेट कम हो रहा था। ठीक है ना, अब इधर क्या है कि बर्थ रेट भी डिक्रीज हो रहा है, डेथ रेट भी, लेकिन क्या है कि डेथ रेट पहले से डिक्रीज हो रहा था, बर्थ रेट अब डिक्रीज होना शुरू हुआ, यानी कि पॉपुलेशन अभी भी बढ़ ही रही है। ठीक है, लोग मर रहे हैं कम, और अब पैदा भी कम हो रहे हैं, लेकिन पैदा फिर भी थोड़े स्पीड से हो रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं कम। सो हमारी पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने वाला है, इसको मैं अभी दोबारा रिवाइज भी कराता हूं। अब देखो फोर्थ स्टेज है हमारा लो स्टेशनरी। ठीक है, यानी दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन। अब क्या है कि अब हमारा डेथ रेट भी कम हो रहा था, बर्थ रेट भी कम हो रहा था, तो उसी तरह अब हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट बराबरी से कम हो रहा है। सो हमारी पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि लोग भी कम पैदा हो रहे हैं और मर भी कम रहे हैं, पॉपुलेशन उतनी की उतनी है। अब हमारा फिफ्थ स्टेज यानी लास्ट स्टेज देख लो क्या है, ये है डिक्लाइनिंग। फिफ्थ स्टेज, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट, जिसका मतलब डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अब इस स्टेज पे देखो क्या हो रहा है, बर्थ रेट भी लो था, डेथ रेट भी लो था, लेकिन बर्थ रेट अब डेथ रेट से भी ज्यादा लो हो गया है। यानी कि बच्चे अब बहुत ही कम पैदा हो रहे हैं, लोग भी मर रहे हैं, लेकिन कम मर रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं, बर्थ और ही कम हो रहा है। सपोज एक जगह है जहां की टोटल पॉपुलेशन 1000 है, अब वहां पे क्या है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं 2, लेकिन लोग मर रहे हैं 5। सो बेसिकली क्या है, धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगी। ठीक है ना, सो ये है हमारा, एक बार झटपट से रिवाइज कर ले क्या, एक बार देख लो। ठीक है, क्विकली, हाई स्टेशनरी, यानी कि बर्थ रेट भी हाई, डेथ रेट भी हाई, लेकिन बराबर से, पॉपुलेशन उतने की उतनी है। ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। अब आते हैं दूसरा, अर्ली एक्सपेंडिंग, शुरुआत में जो एक्सपेंशन शुरू होता है, इसमें क्या है, डेथ रेट कम हो रहा है, बर्थ रेट जो है उतना ही है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है। डेथ रेट भी कम हो गया, बर्थ रेट उतना ही है, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी। अब आते हैं थर्ड स्टेज पे। ठीक है, लेट एक्सपेंडिंग। अब इसमें क्या है, देखो बर्थ रेट कम हो रहा है और डेथ रेट तो ऑलरेडी कम है, तो पॉपुलेशन अभी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि डेथ रेट तो कम ही है, बर्थ रेट भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी डेथ रेट से ज्यादा है, तो पॉपुलेशन अभी भी आपकी बढ़ ही रही है। अब आते हैं फोर्थ स्टेज पे। ये क्या कहता है, ये कहता है लो स्टेशनरी। मतलब क्या है कि बर्थ रेट भी लो, डेथ रेट भी लो, और उनके बीच डिफरेंस नहीं है, बराबर बराबर है, बराबर लोग मर रहे हैं, बराबर लोग पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन सेम है। अब फिफ्थ स्टेज का मतलब ही है डिक्लाइनिंग, यानी कम होना। फिफ्थ स्टेज क्या कहता है कि बर्थ रेट ज्यादा ही कम हो गया है एज कंपेयर टू डेथ रेट। डेथ रेट मान लो 5 है, बर्थ रेट और कम हो गया 2, तो पॉपुलेशन अब धीरे धीरे डिक्रीज करने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ठीक है,
चलो अब देखते हैं सम थ्योरीज और कॉन्सेप्ट ऑन डेमोग्राफी। अब लोगों ने जो थ्योरी निकाली है, ठीक है, जो साइंटिस्ट है, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने कुछ कुछ थ्योरीज या कॉन्सेप्ट्स निकाली है, वो देख लेते हैं। दो हैं। पहली है द मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये आई थी 1798 में। साइंटिस्ट का नाम था थॉमस रॉबर्ट मैल्थस, जिनका जीवन काल था 1766 टू 1834। इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम है मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये थे मिस्टर थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। अब आते हैं सेकंड थ्योरी पे, जो है द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजिशन। ठीक है ना, जो हमको डेमोग्राफी ट्रांजिशन बताती है। ट्रांजिशन माने चेंज होना। ये थ्योरी हमें बताती है डेमोग्राफी चेंज कैसे होती है। स्टूडेंट्स, सेकेंड यूनिट के सोशल फार्मेसी के सेकेंड यूनिट का आज जो है मेन टॉपिक, पहला टॉपिक डेमोग्राफी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में शुरू करेंगे फैमिली प्लानिंग। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक अपना ध्यान रखना। हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।